वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अभी हम प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रहे हैं, और प्रोग्रामिंग के अंदर जो बिल्कुल मेजर या बेसिक पार्ट होता है लैंग्वेज का, कि उसमें प्रोग्राम कैसे किया जाता है, हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ बहुत। वो अगर अभी नहीं करके दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि वैसे मैं वहां पे सेंड कर दूंगा, और आज जाके उनसे बात करके जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो उठा दीजिएगा। खैर, मैं जो कह रहा हूँ इसको जरा समझिएगा। अब जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो ये हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इन सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या कहलाता है। मैथमेटिक्स के अंदर कांस्टेंट अलग होते हैं, उर्दू लैंग्वेज के कांस्टेंट्स अलग होते हैं। जब हम सी लैंग्वेज के कांस्टेंट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के, वो भी थोड़े से डिफर करेंगे, अलग होंगे। सही से बैठ जाइए तरीके से इंसानों की तरह। हाँ। अब इसमें देखें, कांस्टेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक कांस्टेंट हमारे पास न्यूमेरिक कहलाता है, और एक कांस्टेंट हमारे पास कहलाता है कैरेक्टर कांस्टेंट। बेसिकली दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट इज द थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, व्हिच रिमेन्स द सेम, जो कि तब्दील ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखा होता है, इस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट करती हैं कांस्टेंट्स पे। उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, अगर आप उसको स्टडी करें, देखें, तो आपको उस प्रोग्राम में कुछ कांस्टेंट्स लिखे हुए नजर आएंगे। लेकिन बहैसियत प्रोग्रामर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन कांस्टेंट्स को देख के समझ जाएं कि ये पहले तो कांस्टेंट है, और फिर कांस्टेंट के साथ या तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और या फिर ये कौन सा कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। तो उनको डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करना। पहले तो कांस्टेंट एक ऐसी चीज हुई जो कि अनचेंज हो, जो कि तब्दील ना हो। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट कैसे होते हैं? ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके ऊपर आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते, जिसके ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते। मसलन उन कांस्टेंट को ऐड किया जा सके, सब्ट्रैक्ट किया जा सके, मल्टीप्लाई कर सके और डिवाइड कर सके। ये ऑपरेशन अर्थमेटिकल ऑपरेशन। मसलन मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ फैंस इन अ रूम, तो बताइए ये कांस्टेंट जो होगा ये न्यूमेरिक कांस्टेंट। मसलन मैं कहता हूं 5, तो अगर एक कमरे में 5 पंखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 में लिख रहा हूं ये कौन सा कांस्टेंट होगा, न्यूमेरिक। क्योंकि दूसरे कमरे के पंखों को इन पंखों के साथ ऐड करके टोटल नंबर ऑफ फैंस निकाले जा सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि एक बॉल, ये प्लस का सिंबल है, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे एक बॉल का रेट आप मालूम करें, एट द रेट, मैं कहता हूं एक बॉल जो है वो 2 रुपए की है, सपोज 2 रुपीज की एक बॉल। बताइए 4 बॉल्स का प्राइस क्या होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 4 से, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 था, बॉल्स रेट ऑफ द बॉल, ये कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, न्यूमेरिक नंबर्स में कहलाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर या अपने घर का नंबर यहां पे लिखता हूं C12 सपोज, अब इसमें 12 आ रहा है, लेकिन 12 को देखते हुए मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन ये न्यूमेरिक, क्योंकि एड्रेसेस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मुमकिन नहीं। मसलन आपका रोल नंबर 12, ये भी न्यूमेरिक, क्योंकि रोल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी रोल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, सेंस नहीं बनता ना। इसी तरीके से अगर आपका मोबाइल नंबर है, या आपके घर के ऊपर फोन लगा हुआ है, इसका नंबर 3052 है, तो अब आप ये बताइए 3052 अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो इसको मैं न्यूमेरिक कांस्टेंट कभी भी, क्यों? क्योंकि अर्थमेटिकल ऑपरेशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं। अब मैंने अगर किसी न्यूमेरिक, अच्छा न्यूमेरिक कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिक कांस्टेंट जिनकी कितने टाइप्स के हो गए, ये 2 तरह के होते हैं।
अब जो न्यूमेरिक कांस्टेंट आप कह रहे हैं कि ये दो तरह के हैं, वो कैसे कैसे हैं? मैं बताऊंगा, पहले एक एक करके बता रहा हूं। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो दो तरह के होते हैं और कैरेक्टर, अच्छा, अगर वो न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। मसलन मेरा नाम, स्कूल का नाम एंग्रो मॉडल स्कूल, ये कौन सा कांस्टेंट है? कैरेक्टर कांस्टेंट। आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है ना, ये तमाम क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट। हाँ, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें, उस वक्त क्वेश्चन से आप लोगों की क्यूरी सारी क्लियर हो जाएगी। सवालात दरमियान में करते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है इसकी दो टाइप्स होती है। इसकी एक टाइप कहलाती है इंटीजर और दूसरी टाइप कहलाती है फ्लोट, या इसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। अब आप ये देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या कहलाते हैं। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे, ये सी लैंग्वेज का बता रहा हूं मैं आपको, ये मैथमेटिक्स का नहीं बता रहा हूं। सी लैंग्वेज में हर वो कांस्टेंट जो के डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा उसको इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जो दैट कंसिस्ट ऑन डिजिट्स, उसमें कोई डेसिमल वगैरह ना हो, मतलब 3, 5, 34, 48, 25, ये कौन से कांस्टेंट कहलाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट जिसके अंदर पॉइंट्स दिया हुआ 2.5, 1.48, दैट इज कॉल्ड रियल कांस्टेंट, और इसको हम फ्लोटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या फ्लोट भी कहते हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए, मतलब मत बताइए, मैं जो कह रहा हूं उसको सिर्फ सुनते जाए कान से। अभी आपको मैंने क्या बताया कि रियल कांस्टेंट कैसे होते हैं? विच कंटेन्स अ डेसिमल, जो कि क्या कंटेन करते हो? डेसिमल पॉइंट्स। तो इफ वी हैव अ डेसिमल नंबर then that constant is said to be a decimal constant. अब अगर आपके प्रोग्राम में लिखा है 4.52, तो आप इस प्रोग्राम में 4.52 जो लिखा हुआ देखेंगे, you will call it as a numeric constant and says decimal, यानी कि floating। क्या कहलाएगा ये? float constant कहलाएगा। जबकि if it is written, if 52 is written only, तो ये क्या कहलाएगा? integer constant कहलाएगा। सही? Now we are talking about the character constant written in that language. Character. Float का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल या तो उसमें होगा या फिर नहीं होगा। अब ये बताइए कि न्यूमेरिक कांस्टेंट समझ में आ गए। अब मैं फ्लोट लिख रहा हूं, सुने। फ्लोट कैरेक्टर कांस्टेंट आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और एक होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट, अगर आपने सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में कहीं पे कैरेक्टर कांस्टेंट जज करना, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट एक सिंगल कैरेक्टर होगा, एक, और इसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी है कि इसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए? सिंगल कोटेशन होनी चाहिए। दैट मस्ट बी कन्फाइंड इनसाइड अ सिंगल कोटेशन। एक कोटेशन के अंदर अगर कहीं पे कोई चीज दिखी है तो मैं उस कांस्टेंट को क्या कहूंगा? सिंगल कांस्टेंट। क्या कहूंगा? सिंगल कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? मैंने ये बात कही कि सिंगल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पर आए, ये जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, देखें भाई, ये जो सिंगल कैरेक्टर है कंसिस्ट ऑन वन कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर पे कंसिस्ट करेगा, दो नहीं होने चाहिए, और रिटन इनसाइड सिंगल कोटेशन, एक कोटेशन के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो? मसलन अगर लिखा हुआ है ए और ये सिंगल कोटेशन में दिया हुआ है, तो मैं इसको कौन सा कांस्टेंट कहूंगा? सिंगल। अगर लिखा हुआ है 5, लेकिन अगर सिंगल कोटेशन में लिखा है
तो ये कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा? सिंगल का। इसको मैं इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहूंगा। ये 5 इंटीजर कब होता? जब अकेला लिखा जाता। लेकिन अगर मैंने इस 5 के क्रॉस क्या बना दिए तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? अब आप ये मुझे बताइए कि अगर लिखा है BAS बेस और यू मैंने सिंगल कैरेक्टर, क्या ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा? नहीं। देखिए इसमें सिंगल कोटेशन तो दिए हैं, लेकिन कैरेक्टर कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने? 3। तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या कंसीडर किया जाएगा? ये एरर है। Whenever we are representing a single character constant in a C language, that should be written inside a single quotation and one character would be there. अगर मैं लिखता हूं 7 और नहीं, अभी नहीं है, अभी ये क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट है। If I am writing single quotation inside, तो अब ये क्या बन गया? सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, एक कांस्टेंट होता है जिसको मैं कौन सा कांस्टेंट कहता हूं? स्ट्रिंग। अगर मेरे पास कांस्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो एक से मोर देन 1 हो, क्या हो? उसको मोर देन 1, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। यानी कि लिखा BAS, और इसके लिए जरूरी है कि दैट शुड बी इनसाइड डबल कोटेशन। ये कहां पे होना चाहिए? इसके दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दैट शुड बी इनसाइड डबल कोटेशन। गलत हो जाएगा। सिंगल को डबल में ना करें और डबल को सिंगल। अब यहां पे देखिए, सपोज कि आपके पास लिखा है B और डबल कोटेशन, ये चीज मुमकिन हो सकती है क्योंकि स्ट्रिंग एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर स्ट्रिंग भी कहलाता है और सिंगल कोटेशन कैरेक्टर भी कहलाता है। तो ये वाली चीज भी ठीक है और B सिंगल कोटेशन ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं बेस को सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूं तो ये गलत होगा कि इट शोज कि if we are having more than one character, so that is said to be a string, and a string must be confined inside a double quotation. समझ गए? तो अब तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो हर वो चीज जो कि डबल कोटेशन में होगी उसको क्या कहोगे? स्ट्रिंग कहोगे। हर वो चीज जो सिंगल कोटेशन में होगी उसको। अब जरा यहां पे देखें प्रोग्राम में। हाँ मेरा बेटा, 10 हो, 100 लेटर्स हो, पूरा एक कैरेक्टर, अगर वो कॉन्फाइंड है इनसाइड अ डबल कोटेशन, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रिंग कोटेशन। 1 मिनट में जरा बताता हूं इसको, रुकिए। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन अ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोटेशन क्या क्या है। सुने भाई, ये देखिए, देखें बेटा, सुने। अब यहां पे देखें, ये इंट मेन, ये इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंट या वॉइड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे नीचे आए, देखें ये लिखा है इंट, यहां पे 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये मैं इस 1 को क्या कहूंगा? कौन सा कोटेशन? इंटीजर कांस्टेंट। 4 क्या है? इंटीजर। अच्छा, अब ये बताइए, ये कोटेशन में दिया जा रहा है यहां पर प्रिंटफ के अंदर, ये वाली चीज डबल कोटेशन में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो %d लिखा है इसको मैं कौन सा कांस्टेंट कहूंगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं BC इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ हूं यहां पर 5, अब आप ये बताइए, ये 5 जो है ये कौन सा कांस्टेंट है? और यहां पे लिखा हो B इज इक्वल टू 4.6। अब रियल कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट, समझ गए? तो आपको कांस्टेंट्स देखने के बाद यू कैन रिकॉग्नाइज इन योर प्रोग्राम कि हाउ मेनी कांस्टेंट्स वुड बी देयर, कि आपको उन कांस्टेंट्स का वहां पर पता होना चाहिए। नहीं, स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग। डबल कोटेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। डबल कोटेशन है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, चाहे एक भी ना। देखें भाई, अगर मैं एक मिनट मेरा बेटा, 1 मिनट का मतलब समझते हैं। देखें भाई,
इसमें अगर मैं कोटेशंस देखूं कौन कौन सी हैं, तो ये मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटीजर कांस्टेंट को, तो इंटीजर क्या क्या होंगे, 1 होगा इंटीजर कांस्टेंट, 4.6 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अगर मैं फ्लोटिंग कांस्टेंट को ग्रीन से कर रहा हूं तो 4.6 क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट, जबकि 5 खुद इंटीजर है, लेकिन जब आपने इनसाइड कोटेशन लिख दिया, नाउ इट इज नॉट एन इंटीजर, इट बिकम्स व्हाट, नहीं, सिंगल कोटेशन क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और यहां पे ये जो डबल दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपको किसी भी प्रोग्राम में कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज समझो, सुने भाई जो बता रहा हूं उसको समझिएगा, मैं बता चुका ना, अब ये दोबारा से देखिएगा, छोड़ दें फ्लोटिंग के लिए। फ्लोटिंग के लिए हमने स्टार्टिंग के अंदर ये कहा था कि अगर डेसिमल आया हुआ है, किसी पॉइंट आया हुआ है, तो वो कांस्टेंट कौन सा कहलाएगा, फ्लोटिंग कहलाएगा। अच्छा भाई अब जरा सुने, अब जरा सुने भाई, देखें भाई, अब मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज वेरिएबल। अब मैं बात करने जा रहा हूं किस चीज की, वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली टर्म्ड एज अ कंटेनर, क्या कहलाता है, कंटेनर कहलाता है वेरिएबल। कंटेनर का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्लेसमेंट है, एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, एक ऐसी लोकेशन, ये एक प्लेट है, ये एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स। इस एम्प्टी बॉक्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल। दैट लाई इनसाइड अ मेमोरी, कहां पर मौजूद होता है, और ये हम इसको हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी देखते हैं, असल में नहीं होता, लेकिन मैं कंसीडर करता हूं कि इनसाइड द मेमोरी देयर इज अ बॉक्स विच इज कॉल्ड वेरिएबल। उस बॉक्स को हम क्या कह रहे होते हैं, वेरिएबल। उस बॉक्स को हम क्या कह रहे होते हैं, वेरिएबल। नाउ दैट बॉक्स विल कंटेन अ वैल्यू। इस बॉक्स में क्या चीज होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती, कोई भी कांस्टेंट हो। वेरिएबल कंटेन्स अ कांस्टेंट। अब ये बताइए, कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है, कांस्टेंट फ्लोट भी हो सकता है, और कांस्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर, और कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग अभी रहने दें, 3 तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं। आपके बात समझ में आ रही है? तो बताइए वेरिएबल भी कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के। अ वेरिएबल इज सेड टू बी इंटीजर वेरिएबल। ये वेरिएबल इंटीजर कब कहलाएगा, जब इट विल कंटेन एन इंटीजर वैल्यू, जब वो कौन सी वैल्यू कंटेन कर पाए। इसका मतलब क्या है कि इफ वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल व्हिच इज सेड टू बी एन इंटीजर वेरिएबल, so that must contain an integer. If you are placing a floating value in it, it will not contain. नहीं समझे? If we are placing a character value or a string value or a floating value inside an integer variable, it will not receive that value. So it shows that if variable is an integer variable, it must contain integer value. If variable nature is a floating variable, so it will contain the floating value. And if variable is a character variable, so it will contain character. अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? तो हर वेरिएबल अलग टाइप का वेरिएबल होता है, और वो अपने ही टाइप की वैल्यू को क्या कर पाता है, कंटेन कर पाता है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देयर इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। हर वेरिएबल का एक सर्टेन क्या होता है, नेम, नाम होता है। समझ रहे हैं? अब जो नेम ऑफ द वेरिएबल होता है, दैट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। किससे स्टार्ट होना चाहिए? ये जो नेम ऑफ वेरिएबल होता है, ये प्रोग्रामर आप खुद रखेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। अगर आपने ए ले लिया, वो बी सी डी कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल। लेकिन मेमोरी में वो वेरिएबल ये बताना जरूरी है कि वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोटिंग टाइप का है, या कैरेक्टर टाइप का है। बात समझ में आती है? तो वो मैं आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा होगा प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर खुद बताएगा कि कौन से टाइप का वेरिएबल। नाउ इफ आई देखिए, नेम शुड बी स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, ठीक है, एंड आफ्टर फर्स्ट अल्फाबेट वी कैन यूज अल्फाबेट्स, ठीक है, प्लस नंबर्स। उसके बाद पहला अल्फाबेट के बाद जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेम ऑफ द वेरिएबल में सिर्फ
अंडरस्कोर एक सिंबल होता है, कौन सा होता है? अंडरस्कोर, जो ऐसे ही करके बना होता है, नीचे लिखा हुआ होता है। मसलन लिखा हुआ है नेम अंडरस्कोर 1, यहां पे ये डैश इधर लगती है, अंडरस्कोर नीचे लगता है। तो नेम अंडरस्कोर 1 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। का जब नाम रखा जा रहा होता है, प्रोग्रामर रखता है, तो कुछ ग्रामर, कुछ रूल्स रेगुलेशन लैंग्वेज अप्लाई करती है कि यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि हम भी जब किसी बच्चे का या किसी का नाम रख रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि नाम, कुरान आपको ये कहता है कि नाम बेहतर होना चाहिए, अच्छा, उसके मानी बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए उसका। आपको बिल्कुल ऐसी इसी लैंग्वेज ये कहती है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ नेम ऑफ अ वेरिएबल दैट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर alphabets, and after that you can use a combination of letter and numbers. You are not allowed to use any symbol in starting, not starting, you are not allowed to use any of the symbol. Instead only you can use underscore. समझ में आ रही बात? बस नीचे वाला है, यहां तक बात समझ में आई। और लास्ट क्या आ रहा है कि ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड। ब्लैंक स्पेस में कभी भी वेरिएबल के नाम में यूज है। मसलन मैं ये कहता हूं फादर नेम, अब मैंने स्पेस दे दी दरमियान में, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर अंडरस्कोर डाल दिया तो एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन अगर अंडरस्कोर नहीं डाला तो नहीं। अब अगर मैंने लिखा ₹RS और यहां पे डॉलर लिख दिया, अब ये बताइए क्या ये एक्सेप्ट होगा? नहीं, क्योंकि डॉलर क्या है? नहीं, करेंसी नहीं है, एक सिंबल है जो कि दैट इज नॉट डिफाइंड इन द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो मैं नेम ऑफ द वेरिएबल में इसको ले नहीं सकता। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? अच्छा भाई, अब अगर है खाली नहीं लेते, खाली सिंगल वेरिएबल सिर्फ नेम के ऊपर होता है, अंडरस्कोर सेपरेटली नहीं ले सकते। अच्छा, अब मैं जो बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल को डिफाइन करते हुए एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, या डिफाइनिंग या डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मैं सबको बता देता हूं कि भाई ये नाम है वेरिएबल का, आगे अपने ही आपको बताता हूं या कंपाइलर को बताता हूं कि ये वेरिएबल का नाम है और ये मैं आगे चल के यूज करूंगा। भाई क्लास में ऐसा ही होता है ना, फर्स्ट डे आके टीचर ने बता दिया ये मॉनिटर है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन जो भी मॉनिटर का काम होगा वो इनसे लिया जाएगा। तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, समझ रहे हैं? डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं है कि वी आर यूजिंग इट राइट नाउ, कि आगे चल के मैं कहीं पर भी। तो देखिए वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं? 3। अभी आपका क्वेश्चन था ना, मुझे कैसे पता लगेगा कि इंटीजर है, न्यूमेरिक है या फ्लोट है? तो उसको मालूम करने के लिए लैंग्वेज ये कहती है कि इफ वी वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं, उस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूं VAR, वार के नाम का वेरिएबल है। बताइए नाम सही है गलत? इसमें कोई एरर मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, तो ये नेम ऑफ वेरिएबल हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाए, तो मेरी लैंग्वेज मुझको कहती है, सी लैंग्वेज, कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल वी शुड राइट INT। दिस इज अ रिजर्व वर्ड which is used, जो कि कंपाइलर को बताएगा कि इसके आगे अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नेम ऑफ अ वेरिएबल। समझ रहे हैं? अब मैं इसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल क्या लिख देता हूं, VAR लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंपाइलर कि वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ कौन सी टाइप? इंटीजर टाइप। कौन सा वेरिएबल बना रहा हूं? एंड द नेम ऑफ वेरिएबल इज var। ठीक है, वेरिएबल VAR के नाम से। अब अगर मैंने एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल, 3 वेरिएबल डिफाइन करना है, मैंने लिखा int A, B, C। इसका मतलब क्या है? वी आर डिफाइनिंग हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स। यानी कि इस तरह के 3 डब्बे मैंने मेमोरी में बना दिए, और वो तीनों डब्बे कौन सी टाइप के? इंटीजर टाइप। नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन अ कैरेक्टर वेरिएबल, तो फॉर कैरेक्टर वेरिएबल यू शुड राइट CHAR, CHAR। सिर्फ 4 लिखेंगे, इसके अलावा अगर कुछ लिख दिया तो आपका कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। तो बताइए, मैंने लिखा CHAR, अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं X, Y, तो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर टाइप के 2 डब्बे मैंने मेमोरी में डिफाइन कर दिए हैं। समझ में आ रही बात?
ये मेमोरी में कैरेक्टर, दीज आर द कैरेक्टर वेरिएबल्स व्हिच कैन कंटेन अ कैरेक्टर वैल्यू, जो कैरेक्टर वैल्यू क्या कर सकती है, कंटेन। अगर मैं एक ही लाइन में कई एक वेरिएबल्स लिखने जाऊंगा तो वी विल हैव टू सेपरेट देम विद अ कॉमा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन वी विल अप्लाई अ सेमीकोलन। देखिए आप चेक करें तो हर एक के अंदर सेमीकोलन मौजूद है, समझ रहे हैं। कुल टोटल कितने वेरिएबल डिफाइन हुए, 1 2 3 4 5 और 6 वेरिएबल डिफाइन। और अगर मैंने एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का करना है तो वी शुड राइट हियर फ्लोट, क्या लिखूंगा, फ्लोट, और W एंड Y लिख दिया, या WX लिख दिया। अब फ्लोट का मतलब क्या है कि अब ये वेरिएबल क्या कंसीडर किए जाएंगे, 2 वेरिएबल फ्लोट। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। दैट इज हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। मैं वेरिएबल को क्या करता हूं, ऐसे डिक्लेयर। अब जरा सुने, जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है CHR, जो एक कैरेक्टर पे कंसिस्ट करता है, इसकी स्पेस 1 बाइट की होती है मेमोरी में। कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट्स। यानी कि अगर कैरेक्टर वेरिएबल है तो वो साइज में क्या होगा, छोटा होगा, 1 बाइट का होगा, 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट। जो इंटीजर वेरिएबल होता है दैट इज ऑफ कितने बाइट, 2 बाइट। एक इंटीजर वेरिएबल की स्पेस कितने बाइट होती है, 2 बाइट। यानी कि इट इज लार्जर और ग्रेटर एज कंपेयर टू कैरेक्टर। इंटीजर बड़ा होता है 16 बिट, 8 के, समझ गए। एंड द फ्लोटिंग वेरिएबल, ये जो फ्लोट वेरिएबल जैसे W है, ये W वेरिएबल जो होगा वो कितने बिट का होगा, कितने बाइट का होगा, दैट इज ऑफ 4 बाइट। ये इससे भी क्या होता है, बड़ा होता है, या इसको इस कलर में कर लें तो ये इससे भी बड़ा होता है। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा स्पेस कौन से वेरिएबल की होती है, फ्लोट की। उससे छोटी किसकी होती है, इंटीजर। और सबसे कम किसकी होती है। तो अब ये मुझे बताओ कि अगर मैंने इंट बार लिखा है तो मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व हुई, 2, इंटीजर है। उसके बाद मैंने 3 इंटीजर और डिफाइन किए, तो 2 2 4 2 6, टोटल मिला के कितनी हो गई, 8। समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या लिखा, कैरेक्टर X एंड Y, 8 X और Y एक एक बाइट के, एक एक बिट के, एक एक बाइट के, तो 9 और 10 बाइट हो गए। और ये 2 4 और 4 8, 10 और 8। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अगर किसी प्रोग्राम में ये लाइंस लिखी हैं तो इसका मतलब क्या है कि 18 बाइट्स जो है मेमोरी का वो क्या हो चुका है, रिजर्व हो चुका है। नहीं समझे, नहीं, 18 बाइट रिजर्व कर दिए गए। जैसे आपने प्लॉट ले लिया वहां पर, समझ रहे हैं, वहां पे उन लोकेशन को सर्टेन नेम दे दिए गए, एंड नाउ इन अवर प्रोग्राम वी विल यूज दैट। मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगा आगे चल के अपने प्रोग्राम में, जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। इज इट क्लियर। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला स्टेप ये होगा कि हाउ टू प्लेस दैट वैल्यू इन अ वेरिएबल। मैं वैल्यू वेरिएबल में कैसे प्लेस करूंगा, किस तरह से प्लेस हो रही होगी। अभी बताइए, जो वेरिएबल वैल्यू प्लेस होगी वो न्यूमेरिक हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, या फिर कैरेक्टर, यानी कि इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर हो सकती है। जहां तक बात समझ में आ गई तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे इसको करते हैं।